ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 13 जो कि पेज नंबर 204 है। इसके ऊपर ये थिंक डिस्कस एंड राइट दिया हुआ है जो कि आपने मुझसे पूछा था कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि इसमें क्या दिया हुआ है। इफ़ वी फिक्स टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको क्या करना है, टाइम पीरियड जो ये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों के दोनों अगर फिक्स कर दिए जाए तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रोपोर्शनली बदलता है प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से। ये बात तो पक्का है। आपको इतना तो पता है कि जो एसआई होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि बराबर होता है P मल्टीप्लाई में R मल्टीप्लाई में T बाय में 100। अब ये दोनों तो फिक्स कर दिए गए हैं और अब आपसे पूछा गया है कि अगर प्रिंसिपल बदला जाए तो जो सिंपल इंटरेस्ट है तो वो भी क्या है, सेम रेशियो में बदलेगा। ऑब्वियसली SI जो है वो ये कांस्टेंट वैल्यू है और जब P बदलेंगे तो SI भी उसी रेशियो में ऑब्वियसली बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। इसी तरीके से आपको दे रखा है कि पूछ रखा है कि क्या यही चीज CI के साथ भी होगी। CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI इज इक्वल टू होगा कौन सा ले कलर, ये लेते हैं। ठीक है, अब जो CI है वो होता है A माइनस P। A का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला होता है P मल्टीप्लाई R बाय 100। जो ये R बाय 100 है ये 1 के माइनस में होता है, 1 माइनस R बाय 100 और पावर होता है T टाइम। अब जो ये वाली वैल्यू है और जो ये वाली वैल्यू है ये तो है कांस्टेंट और यहाँ पर माइनस में P और आएगा, तो P अगर कॉमन ले ले दोनों के अंदर तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस R बाय 100 पावर T, ये बड़ी ब्रैकेट में आ जाएगा और माइनस में यहाँ पर P कॉमन लेने के बाद 1 बचा। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भी तो वही केस होगा। ये तो टोटल वैल्यू कांस्टेंट ही हो गई ना, क्योंकि R और T तो सेम है, वो बदलेंगे नहीं। तो जब CI बदलेगा मतलब P बदलेगा तो CI भी उसी ही रेशियो में बदलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये भी, CI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, जैसे कि यहां पर ऊपर वाले केस में SI में हुआ था। SI भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था P मल्टीप्लाई समथिंग जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहां पर भी है P मल्टीप्लाई समथिंग जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं, इसको लिखेंगे कैसे वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो ये SI क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ P के। इसको हम अब एक्सेल की मदद से देखते हैं। यहां आप ये चीज देखिएगा, अब यहां पर हम प्रिंसिपल को बदलेंगे उस ही हिसाब से जो SI है बदलेगा, और जो नीचे दे रखी है ये है दुष्ट है ये भी। इसी ही हिसाब से जो इनकी रेशियो है, रेशियो ऑफ SI टू P, अगर रेशियो सेम आ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। अभी तो ये कुछ ये आ रही है क्योंकि नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि P की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल की वैल्यू पहले रखते हैं 100। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि SI बदल जाएगा और जो ये रेशियो है ये भी बदल जाएगी, अमाउंट भी
जो अमाउंट तो ये मैंने CI के लिए रखी है, तो इसकी मदद से ये अमाउंट CI के केस में होगी। फिलहाल अभी हम प्रिंसिपल, SI और रेशियो ऑफ SI टू P देखेंगे। ये 100 हुआ तो SI 50 हो गया। इन दोनों की वजह से रेट अगर 5% पर एनम है और टाइम 10 साल के लिए है, तो जो SI है वो 50 रुपी होता है और रेशियो जो है वो आई है SI और P की 2/1। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं 100 के बजाय प्रिंसिपल को 200 रख दूं तो जो SI है वो क्या आएगी। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए मैं इसको कट कर देता हूं, डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये डिलीट 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 डिलीट। CI का कॉन्सेप्ट ये भी डिलीट कर देते हैं और अमाउंट का ये भी डिलीट कर देते हैं। हमें तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, प्रिंसिपल और SI का। 100 किया तो ये 50 हो गया, 200 किया तो ये 100 हो गया, और ये 300 किया तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो गया। तो उसी रेशियो में बढ़ रहा है ना, ये डबल हुआ तो ये भी डबल हो गया, ये ट्रिपल हुआ तो ये भी ट्रिपल हो गया, और इसी तरीके से ये 400 करें तो ये 200 हो गया। और उसी हिसाब से देखिए रेशियो सब में सेम आ रही है, 2:2:2:2, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ अगर रेशियो सेम आती है तो क्या यही बात CI में भी होती है। तो CI के लिए हम ये SI का जो है डिलीट कर देते हैं। अब टाइम और रेट इसमें भी कांस्टेंट है, सेम रखेंगे हम। अब अगर प्रिंसिपल यानी कि जो हमने पैसे उधार लिए 300 रुपये कर दें, तो जो CI है वो आएगा इसके हिसाब से इतना, और अगर 400 कर दें तो जो CI है वो आएगा ये। मैंने फार्मूला वही रखा है जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ में PDF के ऊपर। तो अब इनकी रेशियो भी देखिए, CI टू P की रेशियो जो है वो ये आ रही है 1.59009। ये अगर डेनोमिनेटर के रूप में लें तो ये इस तरीके से आप इसको समथिंग ऊपर होगा समथिंग नीचे होगा, वो सेम ही आएगी। ये बात बताने के लिए किया है। अभी जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो रेशियो सब में सेम आ रही है ना, चाहे आप कितनी भी ले लीजिए, प्रिंसिपल के साथ में प्रिंसिपल बदलेगा तो उसके हिसाब से जो CI और P की रेशियो भी बदलेगी, उसी हिसाब से आपका जो CI है ये बदलता रहेगा, लेकिन रेशियो जो है वो सेम रहने वाली है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अगर टाइम और रेट ये दोनों के दोनों हम कांस्टेंट रखें, तो प्रिंसिपल के साथ साथ जो CI है वो उसी ही रेशियो में बढ़ेगा जिस रेशियो में प्रिंसिपल बढ़ रहा है, और जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम आएगी। सही है, ओके। अब इसको सोल्व करके देखते हैं कि अगर हम प्रिंसिपल जो है वो क्या लें। प्रिंसिपल को बदलते रहेंगे। प्रिंसिपल बराबर में हम ले लेते हैं ₹100, ठीक है। और जो रेट है वो लेते हैं, कितना लिया था उसके केस में, एक्सेल में लिया था ना, रेट 5% और टाइम 10 ईयर। रेट 5PA पर एनम करते हैं ना हम, PA ऐसे लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, PA पर एनम। उसके बाद है, अगर पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दीजिए, और परसेंटेज भी लगाना होगा यहाँ पर 5%। इसके बाद जो रेट के बाद टाइम इजकल टू हमने लिया था 10 ईयर्स, ठीक है। अब CI निकालते हैं। CI
कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू, फार्मूला होगा जो हमने अप्लाई किया था, पहले आएगा P। वैसे आप लोग ऐसे करते हैं, पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट का फार्मूला है क्या, P मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ये 1 माइनस R/100 पावर T। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इस्तेमाल करके इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमारे पास आई है। P की वैल्यू हमने 100 ली है, रेट है वो हमने लिया 5/100 और जो टाइम है वो लिया 10। ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मल्टीप्लाई वगैरह करने पे, तो इसलिए टाइम को हम ले लेते हैं थोड़ा सा कम, 2 साल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। नहीं तो 3 साल भी करेंगे तो 3 बार क्यों, अभी आप समझ जाएंगे जब करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 साल ले लिया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर 5 से ये 100 कट रहा है, तो 5 से कटे के ये आएगा 20 नीचे। नहीं काटना चाहते तो ना काटिए। तो हम क्या करेंगे, काटने से क्या होगा, थोड़ी सी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ सकती है। अब ये बात क्लियर हो जाएगी। हाँ, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 100/100 लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पर इसको 100/100 लिख देता हूँ। 1 का मतलब हुआ 100/100। 100 में से 5 को माइनस करें 95 आता है, 95/100। हंड्रेड मल्टीप्लाई 95/100 पावर 2। और फिर इसका मतलब हुआ, इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं, इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 95/100 एंड मल्टीप्लाई 95/100। 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ में आया। अगर मैं यहाँ पे 10 लेता तो 10 बार 95/100 95/100 95/100 करना पड़ता। एक्सेल में तो क्या होगा, सीधा सा फार्मूला रखा है, कितनी भी रखे, 100 रख दें हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो 100 बार इसको 95/100 को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमारे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। लिखते कैसे, अब इसको सब सोल्व करेंगे तो एक 100 से तो ये 100 कट गया। ठीक है, 95 को 95 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या वैल्यू आती है, 95 को 95 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 जा 25, 5 2। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए इन सम्स को करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के स्पेशली। 5 9 जा 45, 45 to 47, 9 5 जा 45, 5 4। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखो। 9 9 जा 81, 81 4 85। क्लियर दिख, समझ में आना चाहिए। 5 7 5 12 आया 1 1 एंड 4 5 5 5 10 1 9 9025। ठीक है, अब नीचे क्या था, 2 जीरो बच गई थी, तो यहां पे आ जाएगा 90.25। अब यहां पे सब क्लियर हो रहा है, यहां पे माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। अमाउंट थोड़ा कम होएगी। ज़्यादा देर तक कराते रहने पर हो जाता है ऐसे गलती, तो फिर कुछ लॉजिक लगाते हैं। हमें अगर नॉलेज है चीज़ की तो हमारी गलती भी समझ में आ जाती है। आपको समझ में आया, ये गलती हुई तो यहाँ पर क्या होगा, 105 आएगा, क्योंकि अमाउंट थोड़ी ना कम होएगी, अमाउंट तो बढ़ेगी ब्याज लगाने के बाद। यही बात आप भी सोच रहे थे ना इतनी देर से। गुड, तो 105 आ गया ये। अब इसके बाद 105 को 105 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके जैसे 95 को 95 से किया था, 105 को 105 से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हुए मैंने यहाँ 2 क्रॉस लिए, क्योंकि 0 के लिए 0 0 0 लिख करके हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें हम, तो इसलिए ये क्या है, 0 के लिए मैंने 2 क्रॉस लगा दिए और 1 की सीधी लिख दी 105 और फिर इसको ऐड कर दिया, 11025 आता है। अब 100 से तो ये 100 कट गया था, नीचे 200 मतलब 100 होने पर 2 जीरो होने पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगी, मतलब इसकी वैल्यू होगी 110.25। अब ठीक है, अब अमाउंट इंटरेस्ट लगाने के बाद तो बढ़ेगी ना, तो ये लॉजिक हमारे काम आ गया और हम गलती से बच गए। 110.25 ये रुपीज़, ये अमाउंट आती है जो कि पे करनी होगी
5% पर एनम के हिसाब से 2 साल के बाद। अब यहां पर जो CI आया है वो क्या आया, CI इज इक्वल टू आया A माइनस P इज इक्वल टू A अमाउंट 110.25 आया है और जो अमाउंट जो प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज था, तो इसको करके आया 10.25। ठीक है, 10.25 इतना इंटरेस्ट लगा है। कम अमाउंट है तो कम ही होगी, प्रिंसिपल कम लिया है तो इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से कम ही होगा। कोई 100 रुपये का 500-400 रुपये थोड़ी ना आएगा। ज़्यादा बढ़ाते 100 की जगह 100 कर देते तो इसको और ये बढ़ जाती। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब इसी तरीके से ये चीज़ हम 100 के बजाय 200 के लिए निकालेंगे और सब चीज़ इसी हिसाब से बदल देंगे। जहाँ जहाँ 100 है वहाँ वहाँ 200 कर देंगे, यहाँ पर भी 200 कर देंगे। बाकी तो सब चीज़ सेम ही है ना। 200 कंट्रोल C देन कंट्रोल V कंट्रोल, और यहाँ पर कितना आ जाएगा फिर इसी ही हिसाब से भाई 105 को 105 से मल्टीप्लाई करके 200 से मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो हमारी आई थी ये वैल्यू। अब 200 से करेंगे तो ओबियसली डबल हो जाएगी ना इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगी 220.50 220.50। ठीक है, तो यहाँ पर होगी ये चीज़, और जो यहाँ पर ये वैल्यू है ये 200 हो जाएगी, और ये वैल्यू जो है ये हो गई 20.5 कितना हुआ 21 हो गया, ये 20.50। ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए CI जो है ना, जब हमने अमाउंट जो प्रिंसिपल डबल किया तो CI जो है वो भी डबल हो गया, 10.25 से 20.50 हो गया। अब यही चीज़ फिर दोबारा एक और बार करके दिखा देते हैं, अगर टीचर कहें। वैसे तो ये चीज़ मैंने कभी नहीं देखी, कभी किसी ने पूछी भी नहीं मुझसे। एक स्टूडेंट जो है उन्होंने पूछा और तब करके मैं उस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 200 के बजाय हम 300 अगर इसको कर दें तो क्या होगा, तो जहां जहां 200 लिखा हुआ है वहां वहां हम कर देंगे 300। कोई रह जाए जगह तो आप कर लीजिएगा, समझते तो आप अच्छा है ही नहीं। यहां पर भी, यहां पर भी, और फिर यहां पर हो जाएगा उसका 3 गुना। ये 110.25 था तो इसका 3 गुना होगा 330.75 330.75। उसी हिसाब से फिर यहां पर भी होगा बदलाव, और जो ये वैल्यू है 200 के बजाय 300 आ जाएगा। यहां पर माइनस करके आपको मिलेगा 30.75। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो अब आप देख रहे हैं प्रिंसिपल हमने किया 3 गुना इसके मुकाबले में, तो जो ये CI है ये भी 3 गुना हो गया इसके मुकाबले में। 10.25 का 3 गुना होता है 30.75, वही यहाँ पर आया है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चाहे तो आप इसकी टेबल बना दीजिए। टेबल कैसे भला, प्रिंसिपल रुपीज के अंदर, CI रुपीज के अंदर, ये 100 था तो हमारा आया था 10.25, और ये 200 हुआ तो हमारी वैल्यू आई 20.5, और ये 300 हुआ तो ये हुआ 30.75। ठीक है, तो ये रेशियो सेम ही आ रही है ना। अब इसे करके दिखाना चाहें, मैं फिर से कह रहा हूं, टीचर ने आपको जैसे कह रखा है, बाकी मैं तो ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपने पूछा है। अब जैसे कहा जाए, एक्सप्लेनेशन दी जाए, मार्क्स के हिसाब से इसकी लेंथ को आप बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर 1 मार्क का है तो आप सीधी सी स्टेटमेंट लिख दीजिए कि भाई हाँ ये होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CI P के। ठीक है, और अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो अब आप उसको ऐसे कर देंगे।
इसकी लेंथ को बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है आपको? गुड। तो पहले में जैसे होगा P बाय सी आई, 100 बाय 10.25, 100 बाय 10, इसको सोल्व करेंगे तो डेसिमल हटेगा और ऊपर 2 जीरो आ जाएगी और नीचे का डेसिमल हट गया। ठीक है, 1025। इसकी लोवेस्ट फॉर्म करेंगे तो 25 से कट रहा है ये, 25 4 जार 100, 2 जीरो की 2 जीरो आ गई। 25 से ये काटे तो 25 4 जार 100 बचा 2, 25 25 41 आ गए बच्चे, 400 बाय में 41। ठीक है, ऐसे आप करके दिखा दीजिएगा अगर कहा गया। ठीक है, इसी तरीके से इनकी करें हम कैलकुलेशन। तो 100 की बजाय यहाँ है 200 और नीचे 20.25 20.5 होगा। और इसको जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 20,000 और नीचे वही 1205 1205। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे बदलाव इतना हुआ है कि अब 1 की बजाय यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 2050, मतलब डबल हो गया। अब काटने के बाद आपको वापसी वही चीज़ मिल जाएगी। मतलब यहाँ पर अगर इसको काटें तो ये कट रहा है 22 या 50 की टेबल पर, मतलब काटने पर ये आपको वही मिल जाता। पहले ये कट गया 2 की टेबल पर, 2 की टेबल पे कटा क्योंकि ये 2 गुना हुआ तो नीचे भी तो 2 गुना हुआ, 1025 मिल जाएगा। ये गलती रह गई, यहाँ पे 50 होगा, 50। ठीक है, अब वही ऊपर वाली चीज़ आ गई। अब 25 की टेबल पे कटेगा ये 41 और ये आ गया 400 बाय 41। और इसी तरीके से अगला भी करेंगे। इसको 4 पर काटेंगे, यहाँ पे 2 से काटा था तो सेम आया था 1000 बाय में 1025। यहाँ पर अब इसको 4 से काटेंगे तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। 4 से नहीं, 3 गुना हुआ है तो इसको भी 3 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी आपको। ठीक है ना, 3 से गुना करने पर। और फिर वही चीज़ इसको काटेंगे कितने पर, 25 से, तो ऊपर आएगा 400 और नीचे आएगा 41। Clearly P by C1 Ci is same in every case। तो फिर इससे क्या होगा, so Ci is also directly proportional to प्रिंसिपल। ठीक है, लीजिए खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट और समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? तो ये चीज अभी आपको भूलनी नहीं चाहिए, जो आपको शायद नहीं पक्का करनी चाहिए। ऐसे ही मिलेंगे अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इसका ले लीजिए 100 के केस में, फिर 200 के केस में, फिर 300 के केस में, और फिर ये टेबल कैलकुलेशन। ओके, ये था कि आपको इसको लिखना कैसे है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए तो वो था ही जो हमने एक्सेल का केस किया था। इसी चीज़ को अगर आप देखना चाहें यहाँ पर, वैसे अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें कि हमारा आंसर सही था या नहीं। हमने रेट रखा था कितना, 5 ही था। टाइम जो है हमने 2 साल रख लिया था, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो उसी हिसाब से हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल के नहीं दिखाया, वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि इसने तो कह ही रखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। सी जो एसआई है वो ये आया, और रेशियो ऑफ एसआई टू पी वो ये आई थी, सब में बराबर।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अब यहाँ पर अगर यही चीज करें, प्रिंसिपल वही है और हमें यहाँ पर 2/5 ही रखना है, मतलब जो टाइम है वो 2 ईयर, रेट 5। तो देखिए ये सब में CI/P बराबर आ रहा है। 400 को अगर आप डिवाइड करें 41 से तो 9.7561 यही आएगा, तो सेम है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग अराउंड वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इसी तरीके के टॉपिक के साथ। बाय।